हेलो बच्चों। तो आज फिर हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और पिछले टॉपिक में जैसे कि हम लोगों ने बायो-सावर्ट लॉ को देखा था, उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन किए थे। तो आई होप कि आप लोग जाके वहाँ से और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। अगर अभी भी किसी ने नहीं किया है तो जाके वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। और जैसा कि अभी हम लोग हमारी टीम बात कर रही थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग फिजिक्स के नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप लोग को कोई डाउट हो या फिर कोई और दिक्कत आ रही है तो मैं एक मान सकता हूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करके आपको लोगों को लग रहा होगा कि नीट या बोर्ड में काम हो जाएगा, तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे। तो आई होप कि अब आज की क्लास के बाद काफ़ी लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, कुछ रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। तो प्रीवियस क्लास में हमने बायो-सावर्ट लॉ को देखा था और वहाँ पे उस बेस्ड एप्लीकेशन पे कुछ हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे। अब देखिए नेक्स्ट जो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब बायो-सावर्ट लॉ ने जो एक्सप्रेशन दे दिया और मैग्नेटिक फील्ड हम इनफाइनिटेसिमल जो वायर के लिए जब हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, तो अब हमें बात आती है सीधे कि हम अब उसके आगे क्या करेंगे। तो अब हम उस पर बेस्ड एक एप्लीकेशन करेंगे बायो-सावर्ट लॉ पे, और वो एप्लीकेशन है वही आज अब हमारा टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। कि एक सर्कुलर लूप लेंगे हम और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है निकालेंगे, और यही एप्लीकेशन बायो-सावर्ट लॉ पे बेस्ड होता है। अब उसके बाद आज की क्लास में और क्या क्या मिलेगा ये आपको ये मैंने लिख रखा है, तो आप देखिए। आज की क्लास में हम सबसे पहले सर्कुलर लूप करेंगे। सर्कुलर लूप के बाद में हम एम्पियर्स सर्किट लॉ देखेंगे, और उसके बाद जब हम इन दोनों को देख लेंगे तो हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और आज हमारे पास क्वेश्चंस की एक बहुत बड़ी जो है वो कह सकते हैं क्वांटिटी है। हम अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपको जो टेलीग्राम चैनल और अदर चैनल्स पे जहां हमने बताया है वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। और एक बात और बता दूं मैं कि अगर ये सब आज हम लोग कर ले रहे हैं तो इसके बाद मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हो आपके और चाहे नीट लेवल में आ रहे हो, दोनों ही आप बहुत इजीली कर ले जाएंगे। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे आज के, और अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दिस इज y डायरेक्शन, दिस इज z डायरेक्शन और दिस इज x डायरेक्शन। हमें एक सर्कुलर लूप बनाना है। तो एक सर्कुलर लूप मुझे तो उतना अच्छा नहीं आता, बट आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि एक सर्कुलर लूप है और जिसका रेडियस r है। ये एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है, और यहाँ पे हम एक इनफाइनिटेसिमल जो है, ये कोई सर्कुलर लूप पे हम एक स्मॉल एलिमेंट dl चूज कर रहे हैं, dl चूज कर रहे हैं। और अब हम लोग जो है उसके बाद ये हमारा करंट I है, दिस वन I करंट। ओके, अब हमें इस x पॉइंट पे मान लीजिए कोई ये P पॉइंट आपने दिया हुआ है, और अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सर्कुलर लूप के कारण निकालनी है, तो बेसिकली आप इस dl एलिमेंट जहाँ आपने चूज किया है वहाँ से आप, ठीक है, और ये जो है आपका, लेट्स से सपोज कि यहाँ पे ये आपका x डिस्टेंस हो गया, ये r हो गया, और ये आपका कोई मान लीजिए x डिस्टेंस है, लेट्स से सपोज x डिस्टेंस। अब आपको पता है यहाँ पे कि ये कंपोनेंट आपका dB x कंपोनेंट हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो कि x कंपोनेंट में जा रहा है। ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, जिसको आप बेसिकली सिंपली dB परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। और अब आपको पता है कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर जो इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये इस तरह से यहाँ पे dB होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इनकी बात हो गई कि सर्कुलर लूप ले लिया, एक एलिमेंट हमने dl ले लिया इस पे, और dl को लेके हम जो है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे निकाल रहे हैं। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस को यूज करेंगे, क्योंकि हम बायो-सावर्ट लॉ पढ़ चुके हैं ना। तो बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस को यूज करेंगे। तो रिकॉल करिए आप लोग कि बायो-सावर्ट लॉ में हमने क्या फॉर्मूला लिखा था। तो अब मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। आई होप कि ये आपको जो डायग्राम है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि बहुत इजी डायग्राम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अब हम
डेरिवेशन पे आते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन देखिए, तो बेसिकली जो बायो-सावर्ट लॉ हमने देखा था और बायो-सावर्ट लॉ का ये एप्लीकेशन, बायो-सावर्ट लॉ का ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को भी अगर हम बायो-सावर्ट लॉ में देखते हैं तो वो हो जाता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। और ये दोनों ही जो इक्वेशन है वो बायो-सावर्ट लॉ से आते हैं, जो कि आपने पिछले दिन क्लास में देखा था कि ये दोनों ही इक्वेशन बायो-सावर्ट लॉ के हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली करना क्या है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना क्या है, सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r दिया हुआ है, और एक P पॉइंट पे आपको निकालना है। तो आप देखते हैं कि जैसे dB यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड dB x एक्सिस में हो जाएगा, उसके बाद ये dB परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो dB निकालनी है वो आपका यहाँ जाएगा। ये आपको वेक्टर लॉ से पता है, जो कि यहाँ थीटा एंगल पे है x एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो अगर यहाँ से मुझे r स्क्वायर फाइंड, अब वहाँ पे r स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस था बेसिकली, जो r स्क्वायर है ये बेसिकली है क्या, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस कौन सा है, जिसपे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस वाले में आपको ये लेट से सपोज कि ये कोई O पॉइंट है, ये कोई O है जो सेंटर है इस सर्कुलर लूप का, यहां से आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसका मतलब कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर x की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम, तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा r स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर और ये r, ठीक है। तो हमें r निकालना है, और अब ये जो आपका हो जाएगा वो dB इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, और डिस्टेंस आ गया आपका r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और जो वहाँ रूट में आई थी वैल्यू, क्योंकि r स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो आपका कैंसिल आउट होकर सिर्फ ये बचा, और ये आपका फाइनल इक्वेशन बचा। किसके लिए, सर्कुलर लूप के लिए। लेकिन अब बात ये आती है कि आपको यहाँ पे देखना है, प्रीवियस डायग्राम में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कई कंपोनेंट हैं। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, दूसरा आपका एक्सिस कंपोनेंट है, ठीक है। बट आपको एक्सिस पे सर्कुलर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। एक चीज़ और यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाती है कि आपका डीएल वेक्टर जो है, डीएल वेक्टर हमेशा मैंने बताया था बायो-सावर्ट लॉ में, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए कि डीएल वेक्टर जो है वो करंट के अलोंग होता है, अलोंग द एक्सिस होता है। जिस एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं उस एक्सिस के अलोंग होता है। तो आप ये देखेंगे कि डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और डीबी वेक्टर आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। और सर्कुलर लूप होता क्या है, बेसिकली सिमेट्रिक होता है ना अपने एक्सिस के अलोंग। तो सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ आपका जो बचेगा वो एक्सिस वाला बचेगा, डीबी एक्स वाला, ठीक है। इस कंपोनेंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें देखना है, तो इस कंपोनेंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डीबी एक्स निकालेंगे, और वो सिर्फ क्या होगा, डीबी और कॉस थीटा। अब बात आ जाती है कि हम कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम फिर कहाँ जाएंगे, वापस बैक, और हम डायग्राम में आएंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो सिंपल हो जाएगी, यहाँ से थीटा एंगल से हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये इट बिकम्स r अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। ये बेसिकली इक्वेशन नंबर 4। तो अब dB की वैल्यू वहाँ से, ये dB x, dB की वैल्यू पिछले वाले इक्वेशन से हम निकालेंगे, जो कि आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, ठीक है। और ये आ गया था r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू r इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/2। अब यहाँ तक आने के बाद
बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल थोड़ा सा सॉल्व करना है, डेरिवेशन है। तो सिंपली कैलकुलेशन से अगर इसको करेंगे तो ये आपको पता है कि ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो इट बिकम्स μ0 अपॉन 4 पाई IDL R अपॉन R² प्लस x² की पावर 3/2। इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये हो गई देखने वाली, ये dbx कि हमें सेंटर, अगर मान लीजिए ये तो आपका इक्वेशन आ गया कि आप कहीं पे भी अगर सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो हो जाएगा dB = μ0 अपॉन 4 पाई IDL R² प्लस x² की पावर 3/2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका R, ठीक है। अब dB क्या था आपका, अब ये जो DL एलिमेंट है इसको भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसको भी तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। और DL एलिमेंट क्या था आपका, सर्कुलर लूप था। तो ये सर्कुलर लूप के कारण ड्यू टू सर्कुलर लूप, ये जो आपका DL वेक्टर है ये सिर्फ क्या हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर एरिया का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई R होता है। इसको यहाँ पुट करेंगे तो अब ये dB नहीं रहेगा, अब ये कंप्लीट के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया क्योंकि आपने वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो ये इट बिकम्स B = μ0 अपॉन 4 पाई I ऐसे कैसे, DL की जगह 2 पाई, ये R और ये R दोनों मिलके R² हो जाएंगे, और नीचे आ गया आपका R² प्लस x² की पावर 3/2। अब ये समझिए कि अगर डिस्टेंस जो x जो डिस्टेंस था आपका, उस डिस्टेंस पे ना जाके और सिर्फ अगर सेंटर पे लें, हम किसी सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जाने, तो सेंटर पे आपको पता है कि x बिकम्स 0 एट सेंटर। और ये भी पता है आपको कि उसी केस में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के लिए सर्किल के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। सर्कुलर लूप के बाद थोड़ा सा बात एम्पियर्स लॉ के लिए भी कर लेंगे, बशर्ते एम्पियर्स लॉ और गॉस लॉ और बायो-सावर्ट लॉ तीनों जो हैं कहीं ना कहीं बाउंड्रीज से रिलेटेड है, क्योंकि गॉस लॉ में भी आपने देखा था कि एक किसी रीजन की, स्पेसिफिक रीजन की बात करते हैं, उसमें से नंबर निकलने वाले नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती हैं वो फ्लक्स होती हैं, और फिर वहाँ पे आप कैलकुलेट करते हैं कि किसी सरफेस से कितनी फ्लक्स निकली। बायो-सावर्ट लॉ में हम ये देखते हैं कि बायो-सावर्ट लॉ में पहले हम देखते हैं इनफाइनेटेसिमल जो वायर होता है उसके कारण किसी अगर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो हम वो कैलकुलेट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद फिर उसके एप्लीकेशंस पे जब हम आते हैं तो वहाँ पे हम एक सर्कुलर लूप बनाते हैं, और सर्कुलर लूप के कारण फिर एक्सिस ऑन द एक्सिस हम जो है ट्राई करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये फाइंड करने की। अब बात आती है कि एम्पियर्स सर्कुलर लॉ क्या होती है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो बेसिकली जब एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बात करते हैं तो एम्पियर सर्किटल लॉ में भी क्या होता है कि ये कोई सरफेस हो गया आपका, ठीक है, ये कोई सरफेस हो गया और ये कोई इसमें रीजन है, और ये रीजन मान लीजिए ये रीजन क्या है, फील्ड है, और ये आपका जो है यहाँ से ये लेट अस सपोज कि लाइंस जो है, फील्ड लाइंस इस सरफेस के थ्रू गुजर रही हैं, और ये इतना पार्ट आपका जो है ये आपका फील्ड है और बाकी ये आउटर सरफेस है। अब वो 3D में होता है एक्चुअली, आपको पता है कि बॉल शेप जो होती है वो तो एक्चुअली 2D में, अब ये ब्लैक बोर्ड पे देखने पे ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ये आउटर सरफेस है और इनर सरफेस इसका फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है गुजर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यहाँ पे। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट DL ले लेते हैं, सपोज कि यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट DL ले लेते हैं कि क्योंकि इसका पूरे का हमें सरफेस नहीं पता। तो सर एम्पियर्स ने क्या बोला, एम्पियर्स ने बोला कि अगर एक किसी भी सरफेस में हमारा जो है लेट्स से एक स्मॉल एलिमेंट DL ले लिया, ठीक है, तो जो करंट है, ठीक है, जो करंट है
तो ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट है, जैसे लेट्स सपोज बी आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, डीएल आपने लिया यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट, ये जो है आपका वो म्यू नॉट और करंट के उस सरफेस से गुजरने वाले करंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। बेसिकली बात उन्होंने एम्पियर्स ने क्या बोली कि जिस तरह से अगर किसी सर्किट में या किसी सरफेस के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है और उसमें स्मॉल एलिमेंट डीएल चूज करते हैं, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा या जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली म्यू नॉट आई उससे निकलने वाले करंट के इक्वल होगा। तो अगर आपको डायरेक्ट जो है एम्पियर सर्किट लॉ याद रखना है तो आप बेसिकली बस ये याद रख सकते हैं कि किसी भी सरफेस से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड और उसके स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है म्यू नॉट और उस करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ये आपका सिंपली एम्पियर्स सर्किट लॉ है। और एम्पियर सर्किट लॉ का उतना ज़्यादा महत्व है नहीं क्योंकि आपको पता है गॉस लॉ में भी हम सिर्फ एप्लीकेशन देखते हैं, बट बायो-सावर्ट लॉ और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना ये आप लोगों को बहुत आना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैग्नेट मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो जैसे ही आप बायो-सावर्ट लॉ एप्लीकेशन यूज़ कर लेंगे और फाइनली आप सर्कुलर लूप वाला यूज़ कर लेंगे तो किसी भी आप उस पर फॉर्मूले पे जाके आप एप्लीकेशंस को यूज़ करके और रिस्ट्रिक्शन लगा के आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप फिर कह सकते हैं लेकिन सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पे सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि कैसे वो सारे हेल्पफुल हो जाते हैं। सो हमने अब सर्कुलर लूप देख लिया और बायो-सावर्ट लॉ भी देख लिया है। अब दोनों देखने के बाद अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, और मैंने पहले ही बताया कि आज हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब और जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी डेवलप्ड होंगी। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पिछली लेक्चर में भी मैंने ये बोला था कि जितना ज़्यादा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव होगा, आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना, चाहे वो CUET हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, उन सभी में आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पहले क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज बी नॉट। तो आपको पहले पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल बी नॉट, then what is the distance on the axis from the center of the coil where bx is equal to b naught by 8। आपको क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन दे रखी है और वो इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि आपको सबसे पहला कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज बी नॉट, तो अभी आपने सर्कुलर लूप पढ़ा है और सर्कुलर लूप के सेंटर पे ही आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि बी, आपको पता है कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? सर्कुलर लूप के सेंटर पे, जो कि मैक्सिमम है। इक्वेशन नंबर 1। अब आपका क्या कह रहा है कि अब आपको उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है जहां पे बी नॉट बाई 8 हो जाए, ठीक है। तो bx इज इक्वल टू बी नॉट बाई 8, ये इक्वेशन आपको कह रखा है, लेकिन आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, और एक इजी सा कैलकुलेशन करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पे जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/8 म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब यहाँ से वैल्यू आप सिंपली कैलकुलेशन करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे वैल्यूज, तो वो आपका जो है वो x इक्वल टू जो डिस्टेंस आ जाएगा वो √3r आ जाएगी, जो कि आपका क्या हो, कौन सा इक्वेशन, अब यहाँ पे देखें हम तो हमारा √3r जो है वो सेकंड ऑप्शन में है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दो कंडीशंस दी हुई थी, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे दी हुई थी बी नॉट, और वहाँ से हमने एक्सप्रेशन में उसको यूज़ किया और सिंपली फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। तो दूसरा क्वेश्चन है
दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ ए सर्कुलर लूप आर शोन इन द फिगर, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O और करंट एंटर्स एट A लीव्स एट B एंड C। तो इसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं बेसिकली, और इसमें दिया हुआ ये बस कुछ करना नहीं है, सिंपली कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन देख के लग रहा होगा बहुत हार्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से कोई I करंट जो है, I एम्पियर करंट किसी सर्कुलर लूप में और जा रही है। यहाँ से इसके सेंटर पे कोई O पॉइंट है, O पॉइंट से जो है ये A डिस्टेंस पे है और ये B पॉइंट है। ये रेडियस आर्क हो गया, यहाँ से फिर ये बना है, ठीक है। ये 120 डिग्री है कुछ ऐसा करके, ये यहाँ से निकल रही है, दिस इज C पॉइंट। ये पूरा 2R हो गया और ये R हो गया। तो सबसे पहले तो आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़े होंगे। अब उसमें क्या है कि I एम्पियर अगर करंट यहाँ से किरचॉफ करंट लॉ निकाल अगर लगाएंगे, I एम्पियर अगर यहाँ से जा रही है तो आपको सिंपली पता है कि ये यहाँ पे I/2 हो चुकी होगी और ये I/2 हो चुकी होगी, ठीक है। अब ये करंट I/2 और ये I/2। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ से I/2, ये I/2, ये I/2 यहाँ से निकल गई होगी और ये I/2 यहाँ से निकल गई होगी। मतलब इस पार्ट में कोई भी करंट नहीं होगा, और आपको पता है कि जहाँ करंट ही नहीं होगा वहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं, क्योंकि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चार्ज मूव करेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड, और मूव चार्ज जब मूव करेगा करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे इस पार्ट में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब इन दोनों का डायरेक्शन देखते हैं कि इसका करंट जो है यहाँ से लीव कर रहा है और इसका करंट ये लीव कर रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे हम बेसिकली। तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और फिंगर्स को जो है वो करंट की डायरेक्शन में करेंगे। तो ये जो है, जैसे हमने करंट को ऐसे किया, ये आउट ऑफ द फेज है, इधर किया करंट को, ये इनर साइड में, तो दोनों जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दोनों जो हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ O। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0। तो ये सिंपली कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको किरचॉफ वोल्ट करंट लॉ भी लगाना था, जिसमें आपको बायो-सावर्ट लॉ के थ्रू आपको डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड की आनी चाहिए, तो जाके ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। और इसमें ऑप्शन जो है वो 4th राइट है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, और ये तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P विच इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज 10⁻⁻⁻ टेस्ला। यानी 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 10⁻⁻8 टेस्ला। अब वो आपसे आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द फील्ड एट द इंडक्शन एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, 12 सेंटीमीटर पे उसको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। फिर आपको यूज वही करना है बायो-सावर्ट लॉ, और बायो-सावर्ट लॉ से आप जानते हैं कि बायो-सावर्ट लॉ क्या था। अभी सर्कुलर लूप के लिए आपने क्या देखा कि म्यू नॉट B इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2R, ठीक है। अब अगर यहां से आप डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन देखें तो वो क्या है, 1/R। डिस्टेंस क्या है, 1/R, यानी कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। 4 सेंटीमीटर पे आपको दे रखा है, 12 सेंटीमीटर पे चाहिए, यानी 4 टाइम्स, ये 3 टाइम मल्टीपल होगा अगर इसका, तो ये 12 मिल जाएगा हमें। यानी कि हमारा जो डिस्टेंस था वो 4 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो गया, जिसको हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, 4 × 3। इट मीन्स कि 3 टाइम्स हो गया। तो जब ये 3 टाइम्स हो गया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। और आपको 4 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻8 टेस्ला दी हुई है, तो आप अब मैग्नेटिक फील्ड जो B0 नया निकालेंगे वो क्या हो जाएगा आपका 1/3B। और ये क्या हो जाएगा बेसिकली, B0 इज इक्वल टू 1/3 × 10⁻⁻8 टेस्ला। और ये क्या बन जाएगा बेसिकली 3.3 × 10⁻⁻9 टेस्ला। ये एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो ये इस वजह से आपका जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा।
तो देखा आपने कि फिर बायो-सावर्ट लॉ का यूज हुआ और सिर्फ हमने जो एक्सप्रेशन है उसको यूज करके और डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड में जो है हमने कंपैरिजन करके सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर लिया। तो इसी प्रकार से मैंने कहा, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको निकालने के लिए आपको बायो-सावर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस को जरूर पढ़ना होगा। अगर ये आ जाएगा तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है उसके कोई भी क्वेश्चंस जो हैं आपसे बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू सिमिलर कॉइल ऑफ रेडियस r are laying concentrically with their planets at the angles to each other. The currents flowing them are I and 2I respectively. What will be the resulting magnetic field of? अब resulting magnetic field पूछ रहा है, तो resulting magnetic field पूछ रहा है तो आपको फिर वही जैसे हमने सर्कुलर लूप में देखा था कि सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर वाले जो हैं वो कंपोनेंट्स हमें इग्नोर करने हैं और सिर्फ जो है एक्सिस वाले टर्म्स है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा B1 प्लस B2 वो आ जाएगा आपका रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर को जब हम, तो B1 क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है बायो-सावर्ट लॉ से क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R। और यहाँ पे करंट जो है वो आपको दो करंट दे रखी है। B1 के लिए जो करंट है I1 वो आपकी है I, और B2 के लिए जो करंट है I2 वो आपकी क्या है 2I। सिंपली आप पुट करेंगे B1 प्लस B2 तो वो हो जाएगा रूट B1 स्क्वायर, तो B1 स्क्वायर आपका हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R। ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है, प्लस हो जाएगा रूट म्यू नॉट 2I अपॉन 2R का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है इस पे पूरे पे रूट है, पूरे पे रूट है, ये आपको देखना है। तो अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे हम, जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ कर दे रहा हूँ, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगा रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर से, वैल्यूज़ वहाँ पे हैं, कैलकुलेशन करना है आपको, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको सिंपली आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और ये आप ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर से भी हम ये कर सकते हैं कि वेक्टर में जब मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बस हमें ध्यान ये देना है कि सर्कुलर लूप में हमारा परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाता है ड्यू टू सिमेट्रिक ऑफ द। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए सर्कुलर कॉइल इज इन द YZ प्लेन विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, द कॉइल कैरीज ए कांस्टेंट करंट। आपको बता रखा है कि जो कॉइल है वो कांस्टेंट करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, अज्यूमिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू -25 सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है आपको, अज्यूम क्या करना है, x इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। टू बी पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ स्लोप्स द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द x एक्सिस। अलोंग द x एक्सिस आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो ग्राफ होगा। तो आपको पता है कि आपको सर्कुलर लूप के लिए b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब ये देखिए कि x स्क्वायर जो, अगर आप सर्कुलर जो लूप है उसके एक्सिस पे ले लेंगे, x0 पुट कर देंगे तो आपकी वैल्यूज जो है, तो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो तो सेम रहना चाहिए। तो ये तो ऐसे ही जो है एलिमिनेट हो गए। अब बच गया पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। पहले ऑप्शन में देख रहे हैं आपके धीरे धीरे ये जो है यहाँ इंक्रीज हो रहा है और फिर यहाँ 0 होके फिर ये इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम dB/dx कर लें तो ये तो क्या आ जाएगा, आपका स्लोप आ जाएगा, और स्लोप आएगा इट मीन x की वैल्यू जब आप पुट करेंगे 0 तो उस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलनी चाहिए। और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिल रही है, जब आप 0 पुट कर रहे हैं x को, जब आप उसके सेंटर पे ले रहे हैं तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिल रही है। तो इस वजह से ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जाके टेलीग्राम पे चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे। और ये बात याद रखिएगा आप कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे
आपका सक्सेस रेट उतना ही ग्राफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ज़्यादा सक्सेस रेट। ठीक है, ये भी बायो-सावर्ट लॉ एप्लीकेशन के उल्टा कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें डिक्रीज नहीं होगा, इसमें आपका इंक्रीज होगा। तो एक करंट लूप कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर पार्ट, ईच ऑफ रेडियस आर, वन ऑफ lying in the xy plane and the other in xz plane. If the current in the loop I, what will be the resultant magnetic field due to the two semicircular parts at their common center? देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है कि इसमें अब दो सर्कुलर लूप दे रखा है। एक दे रखा है एक्जेड प्लेन, तो ये समझिए कि आपने कोई एक्जेड प्लेन के क्रॉस सर्कुलर लूप बना लिया। एक आपको दे रखा है वाई जेड प्लेन के क्रॉस, और आपको ये जो कॉमन सेंटर है ओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले जो हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे ये करंट आई कैरी कर रहा होगा, ये आई कैरी कर रहा होगा, तो आपको पता है एक ये कंपोनेंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा मैग्नेटिक, और ये दोनों कितने एंगल पे होंगे? 90 डिग्री एंगल पे होंगे। तो अब फिर आपको जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उसी तरह करना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो फिर क्या करेंगे हम? वही जो हमने किया था, B इज इक्वल टू रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, अब जो B आएगा उसमें आपको जो करंट कैरिंग में तो XY प्लेन पे एंड द अदर इज द, लेकिन एक चीज और देख लेना है यहाँ पे कि ये सेमी सर्कुलर है, ये सर्कुलर नहीं है। आपने जब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के लिए निकाला होगा तो वहां पे हमने DL इज इक्वल टू 2πr रखा था, तो वो पूरा सर्कल के लिए था, लेकिन यहाँ सेमी सर्कल है। तो आपको यहाँ क्या करना है, जो मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कल के लिए लिखेंगे वो आप लिखेंगे म्यू नॉट I अपॉन 4r, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्कल के लिए कितना हुआ? म्यू नॉट I अपॉन 2r, और ये सेमी सर्कल है तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2r और ये मल्टीप्लाई 1/2। तो इस तरह से ये पूरा क्या बन जाएगा? B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4r, इक्वेशन नंबर 1। तो अब करना क्या है? स्क्वायर रूट म्यू नॉट I अपॉन 4r इसका स्क्वायर, और दूसरा भी आपका क्या है? एक XY में है और एक YZ में, बस इतनी सी बात है। तो ये दूसरा जो है वो भी हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4r स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन और जो इससे पहले जो एक क्वेश्चन और किया गया था उसमें सिमिलरिटीज आप देखिए कि यहाँ पे करंट दोनों का सेम है, और वहाँ जो कंप्लीट सर्किल बोल रखा था उसने वो यहाँ सेमी सर्किल हो गया, और वहाँ पे करंट डिफरेंट था, एक में I करंट थी और एक में सिर्फ 2I करंट थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज किया है, और आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, बेसिकली इसको लिख सकते हैं कि 2 म्यू नॉट I अपॉन 4r का स्क्वायर। तो एक चीज़ तो सिंपल सी समझ में आ रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अगर इसको खोल देंगे तो ये रूट 2 म्यू नॉट स्क्वायर I स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4 और ये r स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो बेसिकली 4 2 ज़ा 8, तो 8 जो है उसको आप देखिए, मैं बस इस पे जा रहा हूँ कि 8 है, तो 8 को जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2 रूट 2। सिर्फ 2 रूट 2 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। मतलब पूरे कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने ये देखा कि जो रूट 8 है उसको हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, और वो हमारे सिर्फ एक इक्वेशन में प्रेजेंट था, एक ऑप्शन में, और उस ऑप्शन को हमने करेक्ट कर दिया। तो इस तरह से बायो-सावर्ट लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल्स पे, जो कि आपको इतना इम्प्रूव कर देंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी और नीट एग्जाम्स में भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो लाइव क्लासेस देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, और उसके बाद जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट में मिलेंगे हम फिर मैग्नेटिक चार्ज और मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।